दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया में ऐसे क्रिएचर हमला कर दें जो एक ही महीने में दुनिया की 95% आबादी को ख़त्म कर देते हैं। इन क्रिएचर की ख़ास बात ये है, ये सिर्फ इंसानों पर हमला करते हैं। ये ज़मीन पर रहने वाले किसी और जानदार पर हमला नहीं करते सिवाय इंसानों के। तो आखिर ये क्रिएचर कौन है, इन्हें किसने भेजा है और ये इंसानों से क्या चाहते हैं? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है, जहां पर हमें बताया जाता है कि सिंक होल से कुछ अजीब जानदार हमला कर रहे हैं, पर उन पर किसी भी तरह के हथियारों के हमले नाकाम है। वो उनसे मर नहीं रहे, लेकिन ऊंची जगहों पर इन क्रिएचर से बचा जा सकता है। 9000 से ऊंची जगह पर इन क्रिएचर ने हमला नहीं किया था, इसलिए सब लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की तजवीज़ दी जाती है। इसके 3 साल बाद हम कोलोराडो के रॉकी माउंटेन को देखते हैं, जहां पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हंटर है। वो पहाड़ी पर चढ़कर कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। उसे पता चल जाता है कि वो अजीब से क्रिएचर इसके पीछे हैं और वो भागने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमें क्रिएचर की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। ये नीचे गिरता है और सफ़ेद सर्कल में आ जाता है। ये सर्कल इस बात को बताता है कि आप 8000 फीट ऊंचाई पर आ चुके हैं। इसके बाद हमें 8460 फीट ऊपर बसे लॉस्ट गोल्ड रिफ्यूज को दिखाया जाता है। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन की तादाद 193 है। यहाँ पर हम हंटर के वालिद को देखते हैं, जिसका नाम बिल होता है। वो अपने बेटे की आज की गई गलती को समझाता है। वो उसे बताता है कि बेटा, तुम्हें 8000 फीट से नीचे नहीं जाना चाहिए। हंटर अपने वालिद को बताता है कि मैं बस ये देखना चाहता था कि आसपास कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन विल उसे समझाता है कि इससे तुम्हारे लंग्स सीज हो सकते हैं। दरअसल हंटर के फेफड़ों में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से उसे हर रात ऑक्सीजन पर रखा जाता था। विल अपने बेटे को अपनी वाइफ की तरह नहीं खोना चाहता था। अब अगले सीन में हमें विल और कैटी को दिखाया जाता है। कैटी जो उसकी बीवी तारा की बेस्ट फ्रेंड थी। विल कैटी को बताता है कि हंटर सर्कल का रास करके अल्फा फायर रोड देखने के लिए गया था। ये वही जगह थी जहां हंटर ने आखिरी बार अपनी मां को देखा था। कैटी यहाँ पर विल को समझाती है और कहती है, हंटर यहाँ पर अकेला बच्चा है और ये पहाड़ उसके लिए कैद से कम नहीं है। विल कैटी को समझाता है कि हम हमले के 3 साल जिंदा हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है, और कहता है हंटर को भी ये समझना होगा। इसके बाद हमें एक और करैक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम नीना है, जो अपनी गन से शील्ड पर फायर कर रही होती है, लेकिन शील्ड पर कोई असर नहीं हो रहा होता। दरअसल ये उन अजीब दिखने वाले जानवरों की शील्ड है। ये शील्ड नीना के पास कैसे है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब उसी रात हंटर का ऑक्सीजन फिल्टर ख़राब हो जाता है और विल वहाँ पर टाइम पर पहुँचकर उसकी जान बचा लेता है। ये सब देखकर विल काफ़ी टेंशन में आ गया था, इसलिए वो मैप खोलकर बेल्डर की जगह देखता है। विल वहाँ पर जाने की सोच रहा था, लेकिन अगली सुबह जब हंटर की बर्थडे होती है, विल अपने बेटे को बताता है कि तुम्हारे सारे ऑक्सीजन फिल्टर ख़राब हो चुके हैं और मुझे उन्हें लाने के लिए जाना होगा। लेकिन हंटर खुश नहीं होता और कहता है, मेरी माँ भी ऐसा कह कर गई थी। विल कहता है, मैं ज़रूर वापस लौटूंगा। उसी रात विल नीना के पास जाता है और उसे हंटर के बारे में बताता है और बताता है कि कल वो बोल्डर के लिए निकलने वाला है। नीना उसे समझाती है और कहती है, ये नामुमकिन है, तुम उन क्रिएचर का सामना नहीं कर सकते, तुम जल्द ही मारे जाओगे। जिस पर नीना उससे कहती है कि मैं सारे मैप और रास्तों को जानती हूँ, कोई रास्ता नहीं है जो तुम्हें 8000 फीट की बुलंदी पर रख सके। 8000 फीट के नीचे जाने पर जैसे तुम अपनी सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करोगे, तो वो तुम्हें सूंघ कर मार डालेंगे, क्योंकि बोल्डर तक पहुँचने के लिए तुम्हें 2 दिन का वक्त लगेगा। यहाँ पर विल नीना से कहता है, तुम वाहिद एक ऐसी सर्वाइवर हो जो उन क्रिएचर से लड़ी थी और जिंदा भी बची थी, और तुम सालों से उन पर रिसर्च भी कर रही हो और तुम्हें उनसे लड़ने की स्ट्रेटेजी का भी पता है। और बोल्डर में नीना की लैब भी है, क्या पता तुम्हें वहाँ क्रिएचर को मारने के लिए कोई तरीका भी मिल जाए। दरअसल नीना एक रिसर्चर है। उसकी वाइफ दरअसल नीना के पास थी जब उसकी जान गई थी, और विल उससे गुलाबी माइंस के रास्ते से जाने का कहता है, जो कि पहाड़ों के दरमियान से बना हुआ है। वो समझाती है कि ये रास्ता एक ट्रैप है, लेकिन वो नीना से कहता है, मुझे इन रास्तों के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने वहाँ पर काम किया। लेकिन नीना को इसका ये प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जानती थी अगर वो बोल्डर तक पहुँच भी गया तो
वो एरिया यहाँ से 2000 फीट नीचे है, जिससे क्रिएचर उसे अपना शिकार बना लेंगे, लेकिन विल अपना इरादा तब्दील नहीं करता। वहीं हमें नीना को एक ट्रैकर पर काम करते हुए दिखाया जाता है। अगले दिन विल का साथ देने के लिए उसकी दोस्त कैटी भी आ जाती है। विल के मना करने के बावजूद भी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो विल को समझाती है कि हमें एक न एक दिन इन क्रिएचर का सामना करना है, तो आज ही क्यों नहीं। इसलिए वो अपने सफ़र की तरफ रवाना हो जाते हैं। नीना कैटी से पूछती है तुम उनका सामना कैसे करोगी, क्योंकि उन पर तो गोलियों का कोई असर नहीं होता, हम सब मारे जाने वाले हैं। हम का मतलब था दरअसल वो भी विल के साथ आ रही थी। यहाँ वो लोग एरिया का इस्तेमाल करके हंटेड एरिया को पार करने का प्लान बना रहे थे। रास्ते में नीना उन्हें अपने ट्रैकर के बारे में बताती है और कहती है कि ये ट्रैकर उन अजीब क्रिएचर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करता है, क्योंकि ये क्रिएचर हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो कि इस प्लेनेट के एनिमल से कहीं ज़्यादा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन क्रिएचर को रिपर कहा जाता है। वो अब अल्बा फायर रोड पर पहुँच जाते हैं, जहाँ अब उन्होंने 8000 फीट से नीचे का सफ़र करना था। वहाँ पर उन्हें बहुत सारे घोड़ों का एक झुंड मिलता है, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये क्रिएचर सिर्फ इंसानों पर हमला कर रहे हैं। जल्द ही वो 7620 फीट के एरिया पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर विल बताता है कि जो ऊंची वाली चोटी है इसकी लंबाई 8000 फीट से ऊंची है। इसके ज़रिए ये लंबा रास्ता आसानी से तय किया जा सकता है। तब ही उनका ट्रैकर सिग्नल देता है कि एक रीपर तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। नीना और विल वहाँ से भागते हैं, लेकिन कैटी उन पर कई हमले करती है, जिससे रीपर को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर ये लोग सकी की मदद से 8000 फीट की ऊंचाई पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस सकी को रीपर डी लाइन कर देता है। वो उन रीपर से बचते हुए 8000 फीट की लाइन में आ जाते हैं और रीपर उन पर हमला नहीं कर सकता। यहाँ पर एक रिजॉर्ट था जहाँ ये अपनी रात बिताते हैं। उन्हें नीना बताती है कि मुझे इतनी समझ तो आ गई है, ये कोई प्रेडेटर नहीं है, क्योंकि ये अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करते, लेकिन ये हमें इसलिए शिकार कर रहे हैं क्योंकि ये हमें मारना चाहते हैं और इन्हें शिकार करने में मज़ा आता है। ये लोग अचानक ज़मीन से बाहर है और बिना रोके ज़मीन की 95% आबादी को मार डाला, और ये इंसानों को खाते नहीं है। वो कहती है कोई ऐसी चीज़ तो है जो उन्हें चार्ज और पावर दे रही है। अगली सुबह वो कलवे माइंस पर पहुंच जाते हैं, जिसकी लंबाई है 8092 फीट। यहाँ विल बताता है कि ये माइन नंबर 9 है और हमें सीढ़ियों की मदद से माइन नंबर 8 की तरफ जाना है और ऊंचाई से एक दूसरी साइड पर निकलेंगे। यहाँ इस पर नीना कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता कि ये माइंस 8000 फीट से नीचे नहीं होगी, क्योंकि जो माइंस के टनल होते हैं वो सीधे नहीं होते। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो, और ना ही ये एक हाइट पर होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम सेफ सर्कल से नीचे चले जाएं। इस पर विल कहता है हाँ, ये माइन 211 मीटर नीचे है सेफ लाइन से। लेकिन नीना सही सोच रही थी, क्योंकि वो रीपर ज़मीन के नीचे से आए थे। वो ज़मीन के नीचे किसी भी अंडरग्राउंड जगह पर हो सकते हैं और माइंस में छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वो आसानी से कैच कर लेंगे। लेकिन अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंदर जाने पर इन्हें टनल बंद मिलती है, इसलिए ये लोग अब लेवल 7 से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वो सेफ लाइन से 914 मीटर नीचे था। लेकिन कैटी और नीना कहती हैं ये सरासर खुदकशी हुई, जिस पर विल कहता है मैं आगे का सफ़र अब अकेला करूंगा। लेकिन कैटी और नीना उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेवल 7 के माइन से नीचे जाने पर उन्हें इस बात का इल्म हो जाता है कि वो रीपर की नज़र में है। जैसे ही ये लोग लाइट बंद करते हैं, इन्हें रीपर की आवाज़ आती है। अब इसीलिए ये लोग उससे बचकर भागने लगते हैं और एक छोटे होल में जाकर अपनी जान बचाते हैं। वो अपनी सांसें रोक लेते हैं, लेकिन रीपर अपनी पूंछ में मौजूद सेंसर से उन्हें चेक करता है कहीं वो सांस तो नहीं ले रहे। विल एक फ्लेयर को जलाता है और उस रीपर को डिस्ट्रैक्ट करता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी साइड भी एक रीपर खड़ा था जो कैटी की जान ले लेता है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है, जिस वजह से नीना और विल को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें कैटी की मौत का बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो क्या कर सकते थे।
और इस जगह इन्हें कार दिखाई देती है जो अच्छी कंडीशन में होती है। हाँ, नीना विल को बताती है लैब में पैराक्लस नाम का एक केमिकल है जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्यूबिक वेरिएंट है, मुझे वो चाहिए। नीना का यह मानना था कि रीपर की स्किन इलेक्ट्रिकली चार्ज है और उनके जिस्म में डिफेंस मैकेनिज्म है, इसलिए हम उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर हम बुलेट पर पैराक्लस की लेप लगाकर फायर करें तो ये 1 मिलियन वोल्ट का रिएक्शन पैदा करेगी जिससे वो रीपर मारे जाएंगे। लेकिन विल को उसकी ये रिसर्च काफ़ी बेवकूफ़ाना लगी। अगले दिन वो कार की मदद से वोल्टर अस्पताल पहुंच जाते हैं जहां विल को फिल्टर मिल जाते हैं। तब ही एक रीपर उन पर हमला कर देता है। इसी तरह से ये रीपर से अपनी जान बचाते हैं। वो सिलेंडर में फायर करके रीपर को कुछ देर के लिए धीमा कर देते हैं। तभी ये लोग भागकर नीना की लैब में जाते हैं। नीना यहाँ पर मैग्नीशियम के लेप को तैयार करना शुरू कर देती है और यहाँ विल को नीना की फैमिली की फोटो मिलती है। नीना उसे बताती है कि मेरी टीम बैटरी के इलेक्ट्रॉन के फ्लो को 3 गुना बढ़ाने पर काम कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ रीपर का हमला होता है। मेरी टीम और मेरी फैमिली को मार डालते हैं और विल को बताती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ तारा को कभी भी अपने साथ आने को नहीं कहा था, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आना चाहती थी। विल बोलता है जो भी हुआ इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी। नीना को एक बार और नाकामयाबी हाथ लगती है। मैग्नीशियम के लेप को तैयार करने के बाद जब वो शील्ड पर फायर करती है तो शील्ड को कोई असर नहीं होता। यहाँ पर नीना रीपर को मारने के लिए और भी एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, इसलिए वो विल को कहती है तुम चले जाओ। विल अपने बेटे की हालत देखकर यहाँ से जाना बेहतर समझता है और वो यहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसकी कार का टायर फट जाता है और कार उलट जाती है। तभी नीना को दिखाया जाता है जो सोचती है कि मैंने अभी तक कोबाल्ट का यूज़ नहीं किया जो बैटरी के इलेक्ट्रॉन फ्लो को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। इसलिए नीना जल्दी से कोबाल्ट का लेप अपनी बुलेट पर लगाती है। जैसे रीपर नीना पर हमला करते हैं, नीना की बनाई गई ये तरकीब उसके काम आ जाती है और तभी हमें विल को दिखाया जाता है जो गाड़ी से निकलकर बाहर की तरफ भाग रहा होता है और छुपने के लिए जगह तलाश कर रहा होता है। वहाँ रीपर पर बहुत सी गोलियां चलाता है लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता, जिससे वो थक हार कर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। तब ही एक गोली चलने की आवाज़ आती है। रीपर में जोरदार धमाका होता है और वो फट जाता है। दरअसल नीना ने कोबाल्ट की मदद से उन रीपर को मारने का तरीका खोज लिया था और वो आहिस्ता आहिस्ता उन सभी को मारने लगती है। नीना और विल ये समझ जाते हैं ये रीपर कोई असली क्रिएचर नहीं थे और ये मशीन थे जो न खाते थे न पीते थे और ना ही सांस लेते थे और इनका मकसद सिर्फ इंसानों को ही ख़त्म करना था और इसलिए ये 8000 फीट की बुलंदी से ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि इन्हें ऐसा ही बनाया गया था। अब बचे हुए सब लोगों को पता चल गया है कि इन रीपर को कैसे मारना है, इसलिए वो ग्रुप में निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ये बात भी दफन हो जाती है कि इन क्रिएचर को भेजा किसने था और इनका मकसद क्या था और आहिस्ता आहिस्ता सभी रीपर को मरते हुए दिखाया जाता है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।